जैसा कि हम सब ने अभी देखा कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ सारी हदें पार कर दी हैं और शाम के अंदर घुसकर ईरान की पूरी एम्बेसी को फ्लैट कर दिया है दमिश्क के अंदर। हम देखेंगे कि इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करने का अज़म किया है ईरान ने और ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं। क्या ईरान बुरी तरह से इजराइल के चंगल में फंस चुका है? क्या ईरान बदला ले भी सकता है या सिर्फ बातें हैं? हम इनका रिस्पॉन्स देखेंगे और भी कुछ 2-3 कंट्रीज़ ने इस हवाले से स्टेटमेंट्स दी हैं, वो भी हम देखेंगे और हम असल में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान के पास अब क्या ऑप्शंस रह गए हैं। तो ये हमने देखा कि इजराइल ने एक बड़ा ब्रूटल हमला किया, एक बहुत ही अग्रेशन दिखाई है और उनका जो हमसाया मुल्क है शाम, जिसको सपोर्ट करता है ईरान, वहाँ पर इनकी जो एम्बेसी थी उसको उड़ा कर रख दिया और मलिया मेट कर दिया पूरी एम्बेसी को। और ये एक ऐसा इकदाम है जो कि और किसी मुल्क के पास इतना जिगरा नहीं है कि दूसरे मुल्क में जाके अपने एक तीसरे मुल्क जो दुश्मन मुल्क है उसकी एम्बेसी को ही उड़ा कर रख दे। जैसा कि हम सबको पता है कि इजराइल को जो वेस्टर्न मगरबी सपोर्ट हासिल है, इजराइल को कुछ ज़्यादा नहीं कहा जाता। यूके और यूएस के बयानात आप देख लें, अगर यही किसी और मुल्क ने किया होता तो तबाही मचा देते इस वक्त अमेरिकन। लेकिन अमेरिकन ने आप चेक करें बयान क्या दिया है कि हम हर उस मूव के ख़िलाफ़ हैं जो ख़ित्ते में एस्केलेशन को जन्म देता है। इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। मतलब पूरी एम्बेसी आपकी उड़ा दी, जबकि एम्बेसीज़ आपकी डिप्लोमेसी का ज़रिया होती हैं। वहाँ पर आप जो दुश्मन ममालिक भी हैं वो भी आपस में बैठ कर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इजराइल ने वहाँ भी उसको भी नहीं बख्शा और उसको भी उड़ा कर रख दिया, जिसमें ईरान के 2 टॉप मिलिट्री कमांडर्स मारे गए हैं। IRGC के पासदारान इनकलाब के एक ब्रिगेडियर था और एक मेजर जनरल था और इसके अलावा भी 7 अहलकार इनके हलाक हुए और इनके जो एम्बेसडर हैं वो बाल बाल बचे हैं। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा ज़ाहिदी ये एक सीनियर कमांडर थे इनकी एलीट कुद्स फोर्स के, जो कि शाम में जिनको तैनात किया गया था, और जनरल मोहम्मद हादी वो भी इनके साथ काम करते थे, वो भी इसमें मारे गए हैं। ये दमिश्क का माज़े डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पर इनकी कौंसलेट थी ईरान की, जहाँ पर IRGC के कुछ लोग मौजूद थे और डेफिनेटली इजराइल को यहाँ पर क्रेडिबल इतलात थी कि IRGC के मेंबर्स बैठे हुए हैं। ईरान के एम्बेसडर शाम में जो बच गए हैं उनका ये रिस्पांस आया, उन्होंने कहा कि हमारा जवाब बड़ा डिसाइसिव होगा, ये दुनिया देखेगी। अब सारी दुनिया को ये पता है कि ये हमला इजराइल ने करवाया था, लेकिन इजराइल ने इस हमले को स्पेसिफिकली इस हमले को डिनाई किया है और लेकिन उन्होंने इस तरह इस तरह इशारा दिया कि हमने कई अपने दुश्मनों के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया है और हम ये कार्रवाइयाँ करते रहेंगे, चाहे वो लेबनान हो चाहे वो सीरिया हो। तो ये इजराइल की मिलिट्री ने कहा है कि हम अपने दुश्मनों को निशाना बनाते रहते हैं। उन्होंने इसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं की। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ईरान के बाहर किसी भी ईरानियन टारगेट पर सबसे बड़ा अटैक है 2020 के सुलेमानी के कत्ल के बाद, जब कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने मरवाया था और उस वक़्त ट्रंप की हुकूमत थी और ट्रंप ईरान से मामलात को बहुत आगे तक ले गए थे। तो ये उस स्केल का हमला बताया जा रहा है कि इतना शदीद हमला हुआ है कि जिसमें ईरान के जो कमांडर्स हैं उनको डायरेक्ट टारगेट किया गया है। उसके बाद ईरान ने क्या किया था आपको याद है? ईरान ने जो इराक में एम्बेसी थी ना अमेरिका की, उसको निशाना बनाया था और उसमें बहुत से जो अमेरिकन सोल्जर्स थे वो ज़ख्मी हुए थे। 33 से 35 के करीब अमेरिकन सोल्जर्स ज़ख्मी हुए थे उस ईरान के हमले के बाद, जो कासिम सुलेमानी के बदले में किया था ईरान ने। अब ये हम सबको पता है कि एक प्रॉक्सी वॉर जारी है इस पूरे रीजन में इजराइल और ईरान की। इजराइल को सपोर्ट करता है अमेरिका और ईरान को सपोर्ट करता है रूस के साथ साथ उनके सीरिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझें तो सीरिया की जो बशारुल असद की गवर्नमेंट थी उसको इजराइल और अमेरिका ने गिराने की कोशिश की, लेकिन रूस और ईरान की मदद से वो जमे रहे और अब वो अपने मुल्क को आगे ले जाने का सोच रहे थे, तरक्की का सोच रहे थे। जंग के बाद ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिल के आए, लेकिन उसके बाद हमने देखा ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और अब शाम में एक बार फिर इस तरह का अनरेस्ट शुरू हो गया। अभी अलेप्पो पे भी इन्होंने बमबारी की है इजराइलियों ने, और अब इस तरह के हमले कि मतलब शाम की कोई जगह भी आप महफूज नहीं समझ सकते कि जहां पर ईरानियन टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स को भी टारगेट किया जा रहा है। और इसके अलावा इस प्रॉक्सी जंग में ईरान के भी अपने ग्रुप्स हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है और वो इनके एसेट्स को ख़त्म करता है, मुसाद को टारगेट करता है। पिछले दिनों हमने देखा था ईरान ने भी किस तरह टारगेट किया था, निशाना बनाया था
दाइश को, इजरायली मोसाद के एजेंट्स को और जैशुल अदल जैसे ग्रुप्स को पाकिस्तान के करीब। तो ईरान भी अपने इस तरह के ऑपरेशंस को एक्टिव करता रहता है और उसके लिए उनकी जो पूरा एक सेटअप बना हुआ है उसको IRGC देखता है। ईरान का जो पासदारान इनकलाब है, जो सुप्रीम कमांडर की, जो इनका सुप्रीम लीडर है, डायरेक्ट उनके अंडर आती है ये फ़ौज। इसको अमेरिका दहशतगर्द करार दे चुका है पासदारान इनकलाब को। ये जो ईरान की सो कॉल्ड आप कह लें प्रॉक्सीज जो हैं उनको देखते हैं पूरे रीजन में। इसमें इराक में इनके ग्रुप हैं, इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं जो अमेरिकन फोर्सेस पर भी हमले करते हैं, और सीरिया में भी ग्रुप्स हैं जिनको बशार अल असद की सपोर्ट हासिल है। और इन ग्रुप्स के लड़ाइयाँ जो हैं वो दाइश के साथ भी हैं। तो इसलिए बहुत से लोग एनालिस्ट ये कहते हैं कि दाइश को अमेरिका सपोर्ट करता है। अमेरिका और इज़राइल के कुछ एलिमेंट्स सपोर्ट करते हैं ये इराक और सीरिया में। तो इसलिए फिर इनके मुखालिफ ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं ईरान वगैरह को, ताकि ख़ित्ते में अपनी एक इन्फ्लुएंस बरकरार रखा जाए और मतलब ईरान के बाहर भी इनको तंग किया जाए। मतलब ईरान के अलावा यानी कि पूरे रीजन में इनसे जो लड़ाई है उसको उस पर अपनी एक सुपीरियॉरिटी कायम रखी जाए अगर लड़ाई होती है आउटसाइड ऑफ द ईरान, यानी इराक और सीरिया वगैरह में। तो ये एक जंग हमें इसका पता है, और यही जो ईरान की सो कॉल्ड प्रॉक्सीज हैं, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, इसको निशाना बनाता रहता है इज़राइल। और ये जो अटैक किया गया है मंडे को, ये एक बहुत बड़ी एस्केलेशन की गई है जिसने ईरान के ऑप्शंस को कॉम्प्लिकेट कर दिया है बड़ी बुरी तरह। ईरान बहुत बुरी मुश्किल में फंस चुका है क्योंकि इस वक्त अमेरिका में बहुत से जो हॉकिश एलिमेंट्स हैं जो ईरान पर हमले के हामी हैं, वो बाइडेन पर दबाव डाल रहे हैं कि आप ईरान को टारगेट करें, ईरान को पनिश करें। लेकिन अमेरिका डेफिनेटली ईरान को डायरेक्टली टारगेट करने से वो कतराता है। वो एक बहुत बड़ा मुल्क है ईरान, उसके पास वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो उसको चोक भी कर सकता है, और भी कई ताकतें हैं, वो पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को एक्टिव कर सकता है ईरान। इसलिए अमेरिका इस हवाले से बड़ा ध्यान से चलता है और वो डायरेक्ट स्ट्राइक करने से गुरेज करता है, और वो इज़राइल के साथ फिर ऐसी कार्रवाइयाँ करता है। और इसलिए ये जो हमला हुआ है ना, इसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि इसमें ज़्यादा कसूर अमेरिका का है। मतलब अमेरिका पर उन्होंने ब्लेम डाला है कि अमेरिका ये ऐसी कार्रवाइयाँ करता है हमारे खिलाफ। तो ये जो अटैक किया, ये इज़राइल ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जिसमें डायरेक्ट ईरान की सॉवरेंटी को टारगेट किया है, क्योंकि किसी भी मुल्क में अगर किसी की भी एम्बेसी होती है वो उसी मुल्क का हिस्सा तस्वुर की जाती है। तो बेसिकली इज़राइल ने ईरान पर हमला किया है, ईरान की अगर कौंसलेट पर हमला किया है तो इसका मतलब ईरान पर डायरेक्ट टारगेट किया है उन्होंने, ईरान के टॉप मिलिट्री जनरल्स मारे हैं। तो यहाँ से हम क्यों ये कह सकते हैं कि ईरान के लिए ऑप्शंस कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं। अब यहाँ पर ईरान के लिए मामला इसलिए कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं क्योंकि ईरान यहाँ पर चाहता यही है कि एक मैसेज दे, सख्त पैगाम दे, और वो इज़राइल को टारगेट करे किसी भी तरीके से। लेकिन ईरान अगर ऐसा करेगा तो जवाबन उसको फिर स्ट्राइक्स का सामना करना पड़ेगा अमेरिका और इज़राइल की तरफ से। तो इसलिए यहाँ पर ईरान के लिए मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान के पास ऑप्शंस फिर वही रह जाती हैं जो वो ऑलरेडी यूज़ कर रहा है कि अपने जो ग्रुप्स हैं जो ईरान जिनको सपोर्ट करता है उनको मज़ीद इम्बोल्डन करे कि वो इज़राइल और अमेरिका और उनके हवारियों के ख़िलाफ़ एक्शंस लें। जैसा कि वो हूसीज़ की कैपेबिलिटीज़ में इजाफा कर सकता है, रेड सी के अंदर हमलों को मज़ीद वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं कि हमले ज़्यादा बढ़ जाएँ रेड सी के अंदर। वो हिज़्बुल्लाह को मज़ीद स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मज़ीद अपनी उनकी असलहा सप्लाई वगैरह के ज़रिए। इसके अलावा वो ये जो इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं इराक और सीरिया में, उनकी कार्रवाइयाँ उनको तेज़ कर सकते हैं कि वो अमेरिकन और इजरायली एसेट्स को टारगेट करें, जो कि ईरान ने पहले किया भी हुआ है। ईरान यही ज़्यादातर करता है कि अपने उन ग्रुप्स को एक्टिव कर देता है जो सीरिया और इराक में बैठे हुए हैं, वो फिर बदले में यूएस फोर्सेस पर हमले करते हैं, और इससे ज़्यादा ईरान ने अभी तक किया भी नहीं है। और यही ईरान के लिए एक मुश्किल ऑप्शन है कि यहाँ पर डायरेक्ट सॉवरेंटी पर अटैक हुआ है और ईरान कह रहा है कि हमने इसी किस्म का रिस्पांस देना है इज़राइल को। लेकिन ईरान के लिए इतना आसान नहीं होगा कि डायरेक्ट टारगेट करे इज़राइल या अमेरिका को, क्योंकि अगर वो इस तरह करते हैं तो फिर बदले में उन पर डायरेक्ट स्ट्राइक्स भी हो सकती हैं। तो ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वसी हो सकता है, इस जंग का जो स्कोप है वो फैल सकता है पूरे रीजन के अंदर, और डेफिनेटली ईरान इससे अवॉइड करता है। और बहुत से ये डिफेंस एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि ये ईरान के फ़ायदे में है कि ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर जारी रहे, प्रॉक्सी वॉर जारी रहे,
जिससे ईरान इनके इंटरेस्ट को आहिस्ता आहिस्ता हर्ट करता रहे, लेकिन एक फुल ब्लोन वॉर वो ईरान के इंटरेस्ट में नहीं है। एक और भी यहाँ पर एक एनालिसिस आ रहा है कि इज़राइल यहाँ पर प्रोवोक कर रहा है ईरान को, क्योंकि इज़राइल इस वक्त जंग का मलबा कहीं और शिफ्ट करना चाहता है, कहीं और फेंकना चाहता है, क्योंकि इज़राइल पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है। जो इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, जो वीडियोज़ आई हैं, जो पूरी दुनिया में बैशिंग का सामना है इज़राइल को। इवन अमेरिका कह चुका है कि जी इज़राइल इंटरनेशनल सपोर्ट को लूज़ कर रहा है, जो हरकतें इज़राइल कर रहा है इस वक्त। तो इसलिए इज़राइल को चाहिए कि थोड़ा सा ब्लेम गेम या थोड़ा सा डाइवर्ट हो मामला ईरान की तरफ। तो वो हो सकता है कि वो एक नया फ्रंट खोल रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं ईरान को कि ईरान इस जंग में आए और मतलब ये जो पूरा मामला है, गज़ा वाला मामला है, इज़राइल से थोड़ी सी तवज्जो हटे और जो जंग का स्कोप है वो ईरान तक फैला दिया जाए, ताकि इन पर एंड पर इल्ज़ाम आए कि जी ये थे, इन्होंने एस्केलेट किए हैं मामला, ईरान इज़ द अग्रेसर, ईरान इज़ द मेन डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर इन द रीजन। ये इस तरह का नैरेटिव फैलाया जाए अमेरिकन की तरफ से। CNN ने भी कुछ ऐसे ही मिलती जुलती बात लिखी है कि ये प्रोवोक किया जा रहा है इस वक्त ईरान को कि आ भाई तू ज़रा पंगा तो ले, फिर हम तुझे बताएंगे, फिर हम देखेंगे कि किस तरह वॉर को एक्सपैंड करना है। और इसलिए ईरान को यहाँ पर बड़े तहम्मुल मिजाजी की ज़रूरत है और ईरान को यहाँ पर देखकर अपने कार्ड्स खेलने हैं कि किस तरह इज़राइल की इस एग्रेशन को रिस्पॉन्ड करना है, या तो फुल ब्लोन वॉर की तरफ जाना है या फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रॉक्सिस के थ्रू और अपनी हाइब्रिड स्ट्रेटजी के थ्रू इस जंग को खेलना है और इज़राइल को थोड़ी थोड़ी ज़रबें लगानी है। तो इवन ये CNN भी यही लिख रहा है कि ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है और अगर ईरान ने इस तरह का एस्केलेटरी मूव खेला, अगर डायरेक्ट स्ट्राइक की इज़राइल पर, तो ये उल्टा ईरान के लिए ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्योंकि अगर वाइडर वॉर होती है, कोई बड़ी जंग होती है, तो इसमें जो वेस्टर्न पावर्स हैं, जो पावरफुल ममालिक हैं, UK US वगैरह, उन्होंने किसके साथ खड़ा होना है? उन्हें तो इज़राइल के साथ खड़ा होना है। उन्होंने फिर इस तरह के बयानात देने हैं कि जी ईरान ने एग्रेशन की है और ये किया है वो किया है, तो हम अपने दोस्त इज़राइल के साथ खड़े होते हैं। तो पूरी दुनिया में अमेरिका एक नए सिरे से इज़राइल के लिए हमदर्दी ढूंढने की कोशिश करेगा और ईरान पर हमले का जवाब बनाएगा। और ये स्ट्रेटजी उस वक्त खेली जा रही है जब इज़राइल पूरी दुनिया में आइसोलेट हो चुका है और अमेरिका भी कह चुका है कि इज़राइल तेज़ी से आइसोलेट हो रहा है अपने इन एक्शंस की वजह से, हम इज़राइल को डिफेंड नहीं कर पा रहे। बाइडन साहब कह चुके हैं ये। और इस वक्त ये जो प्रॉक्सी जंग हो रही है जिसमें ईरान का, जैसे हमने पहले कहा कि ईरान को इसमें थोड़ा फ़ायदा महसूस होता है, इज़राइल शायद समझता है कि अगर हम इस जंग का स्कोप वसी कर दें तो इज़राइल को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर ज़्यादा मुल्क आएंगे, अमेरिका ज़्यादा बंदों को ले आएगा, जिसे कहते हैं ना बड़े बड़े दोस्त बंदों को ले आएगा, बड़े बड़े लड़कों को ले आएगा, वो यूरोप के हैवी वेट्स को ले आएगा और अपनी वो उसकी जो पूरी माइट है, मिलिट्री माइट है और इज़राइल की, वो फिर ईरान पर चढ़ाई कर देगा। तो इज़राइल के मफाद में है कि गज़ा से मामला थोड़ा सा हटे, कहीं दूसरी तरफ जाए, ईरान की तरफ जाए, सीरिया की तरफ जाए, लेबनान की तरफ जाए। वो अपने सेल्फ डिफेंस के नाम पर इस वक्त कुछ भी कर सकते हैं और ये मूव इज़राइल ने बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ खेला है। पहले तो हमने ये भी देखा हुआ है कि उन्होंने ईरान के अंदर घुसकर भी ईरानियन साइंटिस्ट को निशाना बनाया हुआ है कोवर्ट एक्टिविटीज़ के थ्रू, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। और अब ये एक ऐसा मूव है जो कि जिसे कहते हैं ना एक ट्रेडिशनल मूव है, जो पुराने दौर के एग्रेसिव मूव्स होते थे उनसे ये काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है कि आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर गए हो और आपने उसकी पूरी एम्बेसी ही उड़ा कर रख दी है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि इज़राइल के लिए ऐसी सिचुएशन एक विन विन सिचुएशन है जिसमें इज़राइल की तरफ से ब्लेम भी उठेगा, यानी कि पुरानी गलतियाँ उनको कवर भी किया जाएगा जो इन्होंने गज़ा में किया है, और एक नई जंग जिसका सारा नज़ला ईरान पर गिरेगा अमेरिका वगैरह की तरफ से, वो भी इज़राइल भी उसको हैप्पीली ज्वाइन करेगा, क्योंकि ईरान के क्लियरली इंटरेस्ट में नहीं है रीजनल वॉर। वो ऑलरेडी सैंक्शंस वगैरह का शिकार बने हुए हैं। ईरान के इंटरेस्ट में यही है कि लो इंटेंसिटी वॉर होती रहे छोटी छोटे यानी ग्रुप्स के थ्रू। तो बहरहाल ईरान ने इसका बदला लेने का कह दिया। अब देखें वो किस हद तक जाते हैं। ये सारे ख़तरात को देखते हुए अभी हम इसका वक्त ही बताएगा कि ईरान किस हद तक आगे जाता है। इसके अलावा सीरिया ने भी इसको कंडेम किया है और रूस ने भी इसको बड़े सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की है रूस ने, क्योंकि हमें पता है
कि रूस ने सीरिया की बहुत ज़्यादा मदद की हुई है बशार अल असद की, और रूस ने यहाँ पर इज़राइल को भी ब्लेम किया है कि ये जो हमला था इज़राइल ने किया, ये जो तरीक़ाकार है ये अनएक्सेप्टेबल है, ये रूस कह रहा है। इज़राइल की बात करें तो इस वक्त शदीद अग्रेसिव हुआ है, वो हॉस्पिटल्स के हॉस्पिटल उड़ा रहा है, वो रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग पर हमले कर रहा है। रमज़ान के अंदर उन्होंने अलेप्पो पर अभी बमबारी की है, जो शाम के साथ उनका बॉर्डर है, शाम के इलाके में। अब ये इस तरह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की जा रही है लेबनान के अंदर, और अब सीरिया के अंदर डीप दमिश्क के अंदर ईरानियन कौंसलेट को निशाना बनाना, ये इज़राइल के कॉन्फिडेंस को शो करता है कि इज़राइल को इम्प्यूनिटी हासिल है पूरी दुनिया की जानिब से। जो आलमी कवानीन है, जो आलमी कम्युनिटी है, पिछले दिनों तो इन्होंने UN के लोगों को भी मारा है, वो भी मरते रहते हैं, तो वो लेकिन वो मतलब कोई बात ही नहीं करता उस हवाले से। कोई फूड प्रोग्राम के लोग थे, उनको भी निशाना बनाया है। तो कोई इस वक्त इज़राइल के हमलों से नहीं बच रहा, और कोई इस पर आवाज़ जो उठाई जा रही है वो ग्लोबल मीडिया में हाईलाइट नहीं हो रही ज़्यादा। और ये ऋषि सुनक और ये बाइडन वगैरह ये इज़राइल के सपोर्ट के पीछे लगे हुए हैं, और इस तरह की डेवलपमेंट्स डेफिनेटली इज़राइल को मज़ीद इम्बोल्डन करेंगी, उनके कॉन्फिडेंस में मज़ीद इजाफा करेंगी कि वो किसी और मुल्क में जाकर स्ट्राइक कर सकते हैं, और ये डेफिनेटली इज़राइल का मज़ीद चाका खुलेगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस हमले के बाद क्या ईरान को ट्रैप कर लिया गया है? क्या आपके ख्याल में ईरान इसको रिस्पॉन्ड करेगा, और इसके जवाब में ईरान पर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है अमेरिका और इज़राइल की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़? आप क्या समझते हैं? क्या ईरान इसका बदला इफेक्टिवली लेगा, या ईरान एक ट्रैप में फंस चुका है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।